गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक एसएसबी एग्ज़ाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि ये वीडियो बाकी तक भी रिकमेंड कर दे यूट्यूब। और ये आज का पेपर है, टुडे। आज का पेपर है जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ था अभी आज। तो उसमें क्या कैसे क्वेश्चन है वो जी एन के जीके से, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो जी एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन है कि बोलते हैं कि जी एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कितने मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होते हैं। तो टोटल मेंबर जो है वो 4 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जी एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पढ़नी है ना, वो आप ये जो पहले पार्ट है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। ठीक है, पहले जो ये मेंबर्स लिखे हुए हैं सब, ये जो पहला पार्ट है ना आपका, यहाँ से शुरू होता है ये वाला, ये। ठीक है, यहाँ से आप ये सारा आपको पढ़ने पार्ट्स। ठीक है, इस पार्ट से आपको क्वेश्चन बनेंगे। और अभी भी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स से क्वेश्चन बना हुआ है, और एक जो हुआ पूछा हुआ है अप्रोप्रिएशन ऑफ विल। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ विल जो है वो सेक्शन 43 के अंदर आता है। ठीक है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसके लिए इसके ऊपर मैं क्विज़ जो है आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो है क्विज़ जो है मैं कोशिश करूँगा इस वीक में, हर वीक जो है कम से कम दो तीन क्विज़ जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी 41 पार्ट्स में कवर होती है, 41 आर्टिकल के अंदर आते हैं। ठीक है, जे एंड के एक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं बाकी क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है, हाँ ये ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। बोला ई एस ओ सी का मतलब क्या है। ई एस ओ सी का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, उसके बाद बोला कौन से की मेंबर्स थे जिन्होंने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी एशियन गेम्स में। तो उनका नाम था मनु बाकर, रिदम सांगवान और ईशा सिंह। ये आई थिंक शूटिंग में इन्होंने जो है वो अपना ये चीज़ जीती है। ठीक है, शूटिंग में ये इन्होंने जीता, हाँ शूटिंग में जीता 25 मीटर पिस्टल में। ठीक है, हाँ। अब एशियन गेम्स जो है 2023 जो है वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी, जगह नाम याद था, हांग जाऊँ, ये हंगजोउ एक जगह थी चाइना में। ठीक है, कौन सा एडिशन था ये 19th एडिशन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एशियन गेम्स के रिलेटेड कि एशियन गेम्स जो है पहली बार इंडिया में कब हुई थी। एशियन गेम्स पहली बार इंडिया में 1951 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखना, 1951 में न्यू दिल्ली में। ठीक है, एशियन गेम्स के ऊपर मैं आपको पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं उसका कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो आपको इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ नोटिस करिए कि जेकेएस भी ना जो करंट अफेयर डाल रही है अभी, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, उस वहाँ से क्वेश्चन डाल रही। तो हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, वो ही कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी ये भी एशियन गेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन था कि इसमें कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट गोल्ड माइन रिजर्व है वर्ल्ड, गोल्ड माइन रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, अब जो है इसमें आंसर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पास, जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के पास जो है 9500 टन जो है गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, या तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, या तो इसका आंसर जो है वो आपका रशिया होगा, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन होगा, बट मेरे को ऑप्शन जो लग रहा है वो ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, क्योंकि उनके पास जो है ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद कौन सी माउंटेन पीक को किलर माउंटेन कहा जाता है। तो किलर माउंटेन जो है वो नंगा पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, किलर माउंटेन जो है वो नंगा पर्वत को कहा जाता है। और K2 को भी कहा जाता है, K2 को आया था सेवेज माउंटेन, K2 को कहा था सेवेज माउंटेन। ठीक है, ये नाम याद याद रखना। ठीक है, उसके बाद माउंटेन पीक है ना, उसके बाद अगर आपको पूछेगा, हाँ अब हाईएस्ट जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की कौन सी है, हिमालय। ठीक है, अब हिमालय के अंदर कौन सा आती है माउंटेन रेंज, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपकी 8848 मीटर। हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड की हिमालय है, तो हिमालय के अंदर कौन सा आता है, माउंट एवरेस्ट आता है, जिसकी हाइट है 8848 मीटर। ठीक है, नेपाल में है जगह, और उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है सागर माथा। नाम याद रखना,
आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। सागर माथा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ठीक है। और तिब्बत में क्या कहते हैं इसको, तिब्बती नेम क्या है इसका, तिब्बती नेम है इसका चो मुलुंगा। ये नाम थोड़ा बहुत याद मुश्किल है, चोमुंगलुंगा शायद, चोमुंगलो याद रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपको, माउंट एवरेस्ट का बोल लेगा तिब्बती नेम क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जो है वो जैद क्रॉप के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है, ठीक है। अब मेज़ जो है वो जैद क्रॉप नहीं है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये जैद क्रॉप है ये मिड सीजन खरीफ और रबी के बीच में जो है ये उगाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो पहला और दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। मार्च टू जून होता है या अप्रैल जून होता है, यही होता है इसका सीज़न, ठीक है, मिड सीजन में ये उगाई जाती है। उसके बाद बोलता है कि कौन सी किसको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहते हैं, तो समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर जो है वो किसको कहते हैं, आप जिसको आंसर पता होगा वो आप ऑप्शन बताना। अब आपको ये भी बताना कि काराकोट डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, काराकोट डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर जो है वो ललित आदित्य को कहते हैं, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर जो है वो ललित आदित्य को कहते हैं। और जो है काराकोट डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, काराकोट डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके दुर्लभवर्धन, ठीक है। अवंती वर्मन जो है वो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये आपको आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आपके अवंती वर्मन, और काराकोट डायनेस्टी के फाउंडर को थे दुर्लभवर्धन, ठीक है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कैथरीन ऑफ कश्मीर। मेरा पढ़ाने का एनालिसिस कराने का ये मतलब है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हर चीज़ रिवाइज करवाओ। कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, कैथरीन ऑफ कश्मीर कहते हैं क्वीन दीदा को, क्वीन दीदा को, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्ता पढ़ लिया हमने, ललित को। उसके बाद औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, वो कहते हैं जैनुल अब्दीन को, जैनुल अब्दीन, जैनुल अब्दीन, जैनुल अबिदीन, अबिदीन, ठीक है, जैनुल अब्दीन को कहते हैं। उसके बाद ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर कहते हैं सुल्तान साहिबुद्दीन को, सुल्तान साहिबुद्दीन, ठीक है। मैं इसको आपको लिख के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप पास सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। राज शास्त्री को जो है वो राजा शक्तिकरण कहते हैं। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज के फादर कौन है, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, तो वो है रामनाथ शास्त्री, आप याद रखना, रामनाथ शास्त्री, ठीक है। थोड़े माइंड में जो चीज़ें आ रही है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ जे के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद मोहरा पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो JNK का कौन सा है, वो आपका मोहरा है, मोहरा, MOHRA, मोहरा। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1907 में, ठीक है। मोहरा है फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ JNK। कब इस्टेब्लिश हुआ, 1907 में, 1907 में बोलते 1907 में है कि क्योंकि 1905 होगा, ठीक है, तो ये फिगर है, ठीक है, 1905 से 1907, 1907 लिखा हुआ है, जो मैं जो डाटा के बेस पे बोल रहा हूँ मुकेश शर्मा की बुक से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है पहला प्रोजेक्ट था जो इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन हुआ था, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन हुआ था, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन हुआ था, तो वो था सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे है, जो है रियासी में, ठीक है, ये आप याद रखना। मैंने बड़ी सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें जो है वो कवर करवाने की जो है वो कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद GST के ऊपर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, GST के ऊपर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया। अब GST के बारे में थोड़ा सा अवेयर करवाता हूँ कि GST जो है फुल फॉर्म क्या है, GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1 जुलाई
2017 में, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। जीएसटी डे कब बनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद अब जो जीएसटी है वो कितने स्लैब में कन्वर्ट, कितने स्लैब में है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। एक है 0%, एक है आपका 5%, एक है आपका 12%, एक है आपका 18%, और एक है आपका 28%। पाँच पाँच टैक्स स्लैब में है, ठीक है। जीएसटी जो है वो 5 टैक्स स्लैब में है। जीएसटी जो है वो 5 टैक्स स्लैब में है, ठीक है। उनको से 0, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। अब किस पे जीएसटी जो है वो नहीं लगता? पेट्रोलियम पे नहीं लगता जीएसटी, अल्कोहल पे नहीं लगता, और इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं लगता, ठीक है। अंडर जीएसटी टैक्स नहीं लगता जीएसटी के अंदर, ठीक है। अब ये जो पूछे गए हैं, ये आपको पूछे गए हैं कि एसजीएसटी का मतलब क्या है। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इस टैक्स में जो है वो ये टैक्स एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपकी इंट्रा स्टेट जो है वो मूवमेंट होनी हो, कोई कोई भी प्रोडक्ट की इंटर स्टेट मूवमेंट होनी हो, किसी भी प्रोडक्ट की विद इन द सेम स्टेट, विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट्स में जो अगर आपकी मूवमेंट होगी तो वहाँ पे जो है वो आपका ये टैक्स लगेगा। स्टेट्स में विद इन स्टेट्स, ठीक है। और सेंटर में जो है वो आपका क्या लगेगा? सीजीएसटी, ठीक है। सेंटर में जो है आपका जो है वो सीजीएसटी लगता है, ठीक है। अब जब सीजीएसटी लगता है इसमें इसमें जो है आपका जो एसजीएसटी, ये एसजीएसटी भी लगता है, स्टेट वाला भी लगता है, ठीक है। टुगेदर विद, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें लिखा हो गया, टुगेदर विद सीजीएसटी एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ एसडीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। बट विल बी गवर्न बाय, वो जो स्टेट वाला जो टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो शेयर होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो जाता है, ठीक है। अब आईजीएसटी का मतलब क्या है? यहाँ पे आईजीएसटी का मतलब, आईजीएसटी की फुल फॉर्म है आपकी, आईजीएस की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये इंटरस्टेट सप्लाई के लिए होता है, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई के लिए जो है ये होता है, ठीक है। इसमें यार थोड़ा सा इसमें इसमें मेरे को जो लग रहा है कि ये सारे जो सारे जो ये लिखे हुए हैं सारे ठीक हैं, यहाँ पे कुछ गलत है इसमें लग रहा, क्योंकि इसमें सारा जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो जीएसटी लगता है यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट ये सारे सारे पॉइंट्स जो है इन्होंने जो लिखे हुए हैं कि मेरे ओपिनियन में ये सभी सही हैं, ठीक है। बाकी इसमें और कोई क्वेश्चन है? उसमें और भी क्वेश्चन थे यार। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखा गया आइसोसाइट्स जो है इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो जो किसको कनेक्ट करती हैं? वो जो ऑन वेदर मैप दैट कनेक्ट द एरिया ऑफ इक्वल रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल इक्वल होती है उसको जो है आइसोहाइट्स जो है, आइसोसाइट्स जो है इमेजिनरी लाइंस जो है वो वेदर मैप पे कनेक्ट करती हैं, ठीक है, जहाँ पे इक्वल रेनफॉल हो रहा हो एक सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये इमेजिनरी लाइंस जो है वो ड्रा होती है, ठीक है। उसके बाद बोलता है NH44 जो है वो नेशनल हाईवे है, वो कहाँ से श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसके बाद अब ये यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आते, अब इसमें इसमें अगर आपको पता है कि यार सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो कहाँ के थे? वहाँ गुजरात के थे। तो यहाँ पे ये आप पहले तीसरे का तीसरा ऑप्शन ये है ऑप्शन, तीसरे का तीसरा ऑप्शन ये भी है, ये भी है, 2 ऑप्शन आपके कट हो गए, ठीक है। अब आप अगर आपको टीवी क्रिकेट देखोगे तो आपको पता होगा देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो बी का पहला आएगा, बी का पहला, तो बी का पहला यानी ये, ठीक है। बी का पहले यानी कि ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है अरेंज द फॉलोइंग रिवर, अरेंज द फॉलोइंग रिवर, इसमें सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। गंगा के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद तपी, ठीक है। गंगा गोदावरी, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है वो कौन सा जो है फैक्टर नहीं है? कॉमन पुल फैक्टर, कॉमन पुल फैक्टर नहीं है। तो ये भी है कॉमन पुल फैक्टर, ये भी है कॉमन पुल फैक्टर, ये भी है कॉमन पुल, ये नहीं है, ठीक है। कॉमन पुल फैक्टर वो फैक्टर होता है जहाँ पे हर एक चीज़ जो है प्रॉपर हो रही हो, ठीक है। बंदे की एम्प्लॉयमेंट, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल रही हो, उनको इनकम भी अच्छी मिल रही हो। तो अगर इनकम अच्छी होगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट में जो हम इम्पोर्टेंट आई अब इसमें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है बिहार की, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेलो।